हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022 का टेस्ट सीरीज नंबर 6 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी जीडी के सिलेबस की रिकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चन कम सही होने पर पूरा टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय है। दोस्तों हमें WHO का फुल फॉर्म का मुख्यालय बताना है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। ए नंबर विकल्प है जेनीवा, बी नंबर विकल्प है यूएसए, सी नंबर विकल्प है न्यूयॉर्क, डी नंबर विकल्प है पेरिस। हमें बताना है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय। इससे पहले दोस्तों हम लोग थोड़ा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ आप लोग जानते होंगे, यूएनओ, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसके दोस्तों 6 प्रमुख अंग हैं। इसकी दोस्तों जो मेन संस्था है दोस्तों, यूएनओ का दोस्तों मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में है यानी यूएसए में है। इसके जो 6 अंग हैं दोस्तों, उनमें है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय। इनमें से दोस्तों अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ दिया जाए तो बाकी पांचों की संस्था दोस्तों न्यूयॉर्क में ही है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दोस्तों मुख्यालय हॉलैंड कहाँ पे है दोस्तों, हेग में है। और हेग दोस्तों नीदरलैंड की राजधानी है। हेग जो है वो नीदरलैंड की राजधानी है। अब हम लोग दोस्तों इस पर बात करेंगे जो हमारा क्वेश्चन है। तो WHO का मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में है। जेनेवा में दोस्तों सिर्फ WHO का नहीं और भी मुख्यालय हैं, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो इसके अलावा दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दो हो गया दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। WHO के अलावा जो जिनेवा में दोस्तों और मुख्यालय हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक है दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी INMO। उसके बाद दोस्तों है यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। एक हम लोगों ने चर्चा कर लिया दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। और दोस्तों इसके अलावा हमारा एक बनता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर से सुनिएगा दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, और दोस्तों विश्व मौसम या विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ये दोस्तों इतने चीजों के मुख्यालय जेनीवा में है। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने बात किया कि यूएनओ के जो 6 अंग हैं उनमें अगर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ दिया जाए तो बाकी पांचों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ताकि एक ही बार में क्लियर रहे। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे, हेग में है, जो कि नीदरलैंड की राजधानी है। कुछ और पूछे जाते हैं दोस्तों, उनका हम लोग यहीं पर चर्चा कर लेंगे, ताकि दोस्तों ये क्वेश्चन पूरी तरह से हमारा क्लियर रहे। वाशिंगटन DC दोस्तों जो यूएसए की राजधानी है, वाशिंगटन DC यानी वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वह दोस्तों 2 प्रमुख संस्थान हैं, उन 2 प्रमुख मुख्यालय हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक है दोस्तों IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके बाद है दोस्तों एक और अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी IBRD। ये 2 दोस्तों वाशिंगटन DC में है। एक पेरिस में है, बार बार पूछा जाता है दोस्तों, यूनेस्को, ये पेरिस में है। कौन दोस्तों, यूनेस्को। उसके बाद दोस्तों एक दो और हम बात करेंगे जो दोस्तों है, एक यूनिसेफ बनता है दोस्तों, वो न्यूयॉर्क में है, और दोस्तों यूनेस्को वो पेरिस में है। और दोस्तों एक मॉन्ट्रियल कनाडा में है, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान, ये हमारा मॉन्ट्रियल कनाडा में है। तो ये है दोस्तों प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थान जहां से दोस्तों क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। चिपको आंदोलन का संबंध बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में। ए नंबर है नदियों तथा झरनों से, बी है वन तथा वृक्षों से, सी नंबर राष्ट्रीय आय से, और डी नंबर है निर्यात से। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा दोस्तों
वन तथा वृक्षों से। दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। सुंदरलाल बहुगुणा जी दोस्तों इसके नेतृत्व करता रहे चिपको आंदोलन के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये संबंध है वन तथा वृक्षों से। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को। दाब का मात्रक बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में दाब का मात्रक, ए नंबर है पास्कल, बी है एम्पियर, सी है वर्ग मीटर और डी नंबर है मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही। कुछ और दोस्तों हम लोग यहाँ मात्रक पर चर्चा कर लेंगे। क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ताकि हमारे जो मेन क्वेश्चन रहे वो क्लियर रहें। तो चलिए दोस्तों, जहाँ जहाँ से हमारे मात्रक से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं वहीं वो सारे क्वेश्चनों का दोस्तों हम यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों एक लंबाई का पूछा आता है, तो लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। लंबाई का क्या है? मीटर है। द्रव्यमान का किलोग्राम है। समय का दोस्तों सेकेंड है। कार्य तथा जूल, यानी कार्य और जूल दोनों का क्या है दोस्तों? कार्य तथा ऊर्जा का क्या होगा? जूल, यानी कार्य का भी मात्रक जूल है और ऊर्जा का भी मात्रक जूल है। विद्युत धारा का दोस्तों एम्पियर होता है। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। आवृत्ति का क्या होता है दोस्तों? बार बार पूछा गया है, तो हर्ट्ज होता है। क्या? हर्ट्ज। उसके बाद दोस्तों चाल का पूछा जाता है, तो चाल का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। क्षेत्रफल का दोस्तों वर्ग मीटर है और आयतन का घन मीटर है। और ये क्या है दोस्तों? हमारा जो दाब का हम लोग यहाँ पढ़े हैं पास्कल। तो ये तो दोस्तों मेन मूल मात्रक, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन को अभी तक टेस्ट सीरीज से हटाया नहीं गया है, ताकि हमारा रिवीजन यहाँ से होता रहे। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है, उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो चलिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ताकि पूरी तरह से हम ऐसे क्वेश्चन से प्रिपेयर रहें। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। कौन दोस्तों? डायनेमो बदलता है। ए नंबर दोस्तों विद्युत सेल दिया गया है। तो विद्युत सेल क्या करता है दोस्तों? आप भी लोग आने की कोशिश करें कि विद्युत सेल क्या करता है दोस्तों। तो विद्युत सेल दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन क्या करता है दोस्तों? ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद क्या है दोस्तों? विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर क्या करता है दोस्तों? आप भी थोड़ा लगाने की कोशिश करें। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद बचा दोस्तों हमारा विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। एक है दोस्तों विद्युत हीटर। विद्युत हीटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। एक लाउड स्पीकर है दोस्तों, जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। एक मोमबत्ती है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मोमबत्ती क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल है दोस्तों। सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार भी पूछा जाता है दोस्तों। सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो ये दोस्तों प्रमुख यंत्र जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। कोई कौन सा दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी लोग इन क्वेश्चन से दोस्तों पूरी तरह से प्रिपेयर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। थोड़ा जल्दी करते हैं दोस्तों टेस्ट सीरीज लगाने में। क्वेश्चन नंबर 5 है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन अपडेट बनेंगे, नए बनेंगे और जो सो इम्पोर्टेंट बनेंगे, उन क्वेश्चनों को भी हम लोग टेस्ट सीरीज के जरिए कवर करते रहेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यानी दोस्तों इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे कब मनाया था? 10 दिसंबर को, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन।
सरदार सरोवर बांध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछा गया है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो हमारा सही आंसर होगा महानदी, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर होगा। लोकेशन पूछा जाए दोस्तों तो महानदी कहाँ पड़ेगा? ये दोस्तों उड़ीसा राज्य में है महानदी, जहाँ पर दोस्तों सरदार सरोवर बांध की स्थापना की गई है महानदी पर। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। हिंदी दिवस दोस्तों पूछा जाता है बार बार, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों 14 सितंबर, यानी विकल्प नंबर सी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर होगा ज्योतिबा फूले ने। कौन दोस्तों? ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य बताना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में। ए नंबर है शहरी गरीबी में कमी करना, बी है अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, सी नंबर है गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना, और डी है दोस्तों अल्पसंख्यकों को उन्नत करना। तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है दोस्तों? गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना, यानी विकल्प नंबर सी। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? ये पूछा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में। गोकुल पुरस्कार योजना, गोकुल से दोस्तों थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा दोस्तों दुग्ध उत्पादन से, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान से दोस्तों क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे दोस्तों चावल का हो जाए, चाहे दोस्तों गेहूं का हो जाए, मक्का का हो जाए, गन्ना का हो जाए, क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे सब क्वेश्चंस को भी हम लोग टेस्ट सीरीज के जरिए पूरी तरह से कवर करते रहेंगे। तो यहाँ पूछा रहा है दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों कटक, यानी विकल्प नंबर ये। कटक किस राज्य में दोस्तों? उड़ीसा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। यक्षगान लोक नृत्य पूछा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में। लोक नृत्य व शास्त्रीय नृत्य से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोग क्लियर रखिए। यह हमारा यक्षगान है दोस्तों, तो यक्षगान का सही आंसर बनेगा कर्नाटक, यानी विकल्प नंबर बी। इसके अलावा दोस्तों दो चीज असम से पूछा, एक असम से आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों, बिहू पूछा जाता है, असम से बिहू आता है। उत्तर प्रदेश का कथक है, ओणम, भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम। ओणम, कथकली और मोहिनीअट्टम। ओणम, कथकली और मोहिनीअट्टम ये तीनों केरल के हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो दोस्तों इन सारे क्वेश्चन से हम बराबर प्रिपेयर रहें, ऐसे क्वेश्चंस बार बार दोस्तों एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग रखी गई है 0.50, यानी 1/2। तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है दोस्तों, क्वेश्चन सारे अच्छे से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। सिरके का रासायनिक नाम बताना है दोस्तों। रासायनिक नाम से संबंधित भी हम लोग टेस्ट सीरीज में सारे क्वेश्चन क्लियर करते रहेंगे। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों सिरके का रासायनिक नाम, तो क्या होगा दोस्तों? एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका बैंक आपके द्वार किसका टैगलाइन है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका बैंक आपके द्वार किसका टैगलाइन है, तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों IPPB, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बैंक दर का अर्थ बताना है दोस्तों, बैंक दर का अर्थ बताना है। ए नंबर है किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज की दर, बी नंबर है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर, सी नंबर है अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर, और डी नंबर है दोस्तों बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर। दोस्तों बैंक दर का अर्थ होता है, बेसिकली समझ लीजिए, जब देश के केंद्रीय बैंक द्वारा, यानी सेंटर आप कह सकते हैं रिजर्व बैंक को, जो कि हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक यानी RBI के द्वारा दोस्तों वाणिज्यिक बैंक, जितने भी वाणिज्यिक बैंक है, चाहे आपका SBI हो, इलाहाबाद हो, यूको हो, जो भी बैंक है दोस्तों, जितने भी दोस्तों, जब वो RBI से लोन लेते हैं दोस्तों या कर्ज लेते हैं, तो ये ब्याज RBI के द्वारा निर्धारित किया जाता है, उस ब्याज को ही बैंक दर कहा जाता है। यानी वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा केंद्रीय बैंक के, भारत सरकार के केंद्रीय बैंक से लिया जाने वाला ब्याज की दर,
यानी हमारा आंसर बनेगा दोस्तों विकल्प नंबर ये। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज की दर, यानी जितने भी बैंक है दोस्तों वाणिज्यिक बैंक, जब वो देश के केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं तो जो दोस्तों एक बैंक अपना जो दर लगाता है ब्याज का, उससे ही बैंक दर करते हैं, बैंक दर कहते हैं। धीरे धीरे दोस्तों इसके बारे में हम सारी चर्चा करेंगे। बैंक दर के बाद दोस्तों उसका लगता है रेपो रेट दर, एनपीए, रिवर्स रेपो रेट दर, एसएलआर दर, इन सारे चीज़ों पर भी दोस्तों हम लोग बराबर चर्चा करेंगे। यहाँ हम लोगों को जानना था दोस्तों बैंक दर क्या होता है। तो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लिया जाने वाला आरबीआई से जो कर्ज होता है उसका एक जो ब्याज की दर होता है उसे बैंक दर कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम क्या है, ये बताना दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन में। तो क्या आएगा दोस्तों इंडियन रेलवे, यानी भारतीय रेलवे, विकल्प नंबर सी। भारतीय रेलवे दोस्तों भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। रबी की फसल बोई जाती है, कॉमन सेंस लगाएंगे दोस्तों तो आंसर तुरंत मिलेंगे। रबी की फसल के समय दोस्तों और भी सवाल, रबी की फसल में हमारा गेहूं आता है सबसे पहले, ये आप जान लीजिए। और गेहूं के साथ जो बोई जाते हैं दोस्तों आप लोग जानते हैं, उसके बाद सरसों होता है, उसी के साथ मटर होता है, चने होते हैं। तो ये सारे दोस्तों एक साथ बोए जाते हैं और ये कब बोए जाते हैं, अक्टूबर व नवंबर में। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ये। रबी की फसल में हमारा कौन आता है दोस्तों, गेहूं आता है। आप इतना ध्यान रखेंगे तो गेहूं के साथ बहुत सारी फसलें आते हैं, कोई भी पूछा जाए तो आप आंसर कर सकते हैं। और गेहूं कब बोया जाता है दोस्तों, तो अक्टूबर व नवंबर में। उसके बाद दोस्तों खरीफ पूछा जाता है, खरीफ जून जुलाई होता है जो हमारे धान के साथ चलता है। जाद या नकदी फसलें होती हैं दोस्तों जिसमें खीरा, काकर, तरबूज, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। 80 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मीनाक्षी मंदिर स्थित है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तो हमारा सही आंसर होगा मदुरई, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बेसिक बात करेंगे दोस्तों। सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और दोस्तों कलिंग को जीत भी लिया था। लेकिन उस आक्रमण में भारी रक्तपात हुआ था, यानी बहुत ही ज़्यादा खून खराबा हुआ था, जिसको देखकर दोस्तों सम्राट अशोक का दिल दहल गया और उन्होंने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति का प्रतिपादन किया, अनुयायी बने दोस्तों, धम्म नीति की वो अनुयायी हो गए। यानी उसी रक्तपात को देखकर उन्होंने युद्ध नीति को छोड़ दिया। इतना हो गया दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद दोस्तों जब वो धम्म नीति के दोस्तों अनुयायी बने तो उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, यानी बौद्ध धर्म से जुड़ गए या बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। तो दोस्तों आपको पूछा है सम्राट अशोक कौन से धर्म के थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, तो बौद्ध धर्म के थे। और 261 ईसा पूर्व उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था जो बार बार पूछा गया था। वहीं दोस्तों भारी रक्तपात देखते हुए उन्होंने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति का प्रतिपादन किया। उसके बाद दोस्तों उनके शिलालेख हैं, जिसमें दोस्तों उनका 13वां शिलालेख जो है सबसे लास्ट का है, बार बार पूछा आता है। उसमें दोस्तों उनका दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन है। और ये दोस्तों जो शिलालेख हैं इनको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने, जेम्स प्रिंसेप ने, जो कि हमारा आंसर बनेगा विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष बताना है दोस्तों। आधार वर्ष से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निश्चित दोस्तों भारत सरकार का मापदंड निर्धारित किया जाता है, वो दोस्तों इस बी में होता है। उसी के पैमाने के आधार पर दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक निकाला जाता है। तो इस समय जो प्रेजेंट में चल रहा है दोस्तों वो हमारा चल रहा है 2011 से 12, यानी विकल्प नंबर डी। भारत में थोक मूल्य सूचकांक का जो प्रेजेंट टाइम है दोस्तों वो 2011 से 12 चल रहा है। तो ये थे दोस्तों हमारे 20 महत्वपूर्ण दोस्तों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस जो हम लोग दोस्तों यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा और देखे होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों इसी तरह के एसएससी जीडी की अगर आप लोग एक अच्छी व सटीक तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें व ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।